नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने मांगा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का इस्तीफा, बेटी को लेकर लगाए ये बड़े आरोप। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी ने पीएम से कहा है कि वो तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। दरअसल ईरानी की बेटी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्मृति ईरानी की बेटी के गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप शामिल है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये लाइसेंस फर्जी तरीके से दिया गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये मांग करते हैं कि पीएम तुरंत स्मृति ईरानी का इस्तीफा लें। ईरानी पर यह आरोप नहीं है, पूरे दस्तावेज हैं जिन्हें आरटीआई से लिया गया है। और दोस्तों, स्मृति ईरानी की बेटी के द्वारा गोवा में चल रहे बार पर फर्जी लाइसेंस रखने का आरोप है और ये गैरकानूनी तरीके से हुआ है। मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लिया गया और गोवा के कानून के हिसाब से रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 52 साल तक मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया, आरएसएस पर फिर आक्रामक हुए राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी के साथ साथ संघ पर भी अपना हमला जारी रखते हैं। विचारधारा से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे पर उन्होंने कई बार संघ को आड़े हाथों लिया है। अब एक बार फिर उसी अंदाज में राहुल गांधी ने आरएसएस पर निशाना साध दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया है कि संघ के मुख्यालय में कभी भी तिरंगा नहीं फहराया जाता है। वो कहते हैं कि जिस तिरंगे के लिए हमारे देश के कई लोग शहीद हुए, उस तिरंगे को एक संगठन ने अपनाने से मना कर दिया। 52 साल तक नागपुर में अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया गया और आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे के इतिहास की बात करते हैं, हर घर तिरंगा मुहिम की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता ने बीजेपी और आरएसएस से 3 तीखे सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया, खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है, चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई है। और राहुल गांधी ने ये बात सोशल मीडिया पर इसीलिए लिखी क्योंकि आज ही के दिन तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने बताया कि हमारे तिरंगे में केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई और शांति और पवित्रता की निशानी है और हरे रंग को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। सफ़ेद रंग पर बने अशोक चक्र की 24 तीलियों का भी एक विशेष मतलब है। ये तीलियाँ इंसान के 24 गुणों को दर्शाती हैं। तिरंगे से जुड़ी एक अहम बात ये भी है कि तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही होना चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक बार फिर गांधी के सहारे कांग्रेस चौपाल के जरिए बताएगी रीति और नीति। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव 2022 के परिणामों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ा दी है। बीजेपी को जहां 16 नगर निगम में पिछले चुनावों के मुकाबले 7 सीटों का नुकसान हुआ, तो वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर चुनाव तो जीती, लेकिन 9 सीट पाने वाली भाजपा से 4 सीटें पीछे ही रही। इन परिणामों से ये तो साफ हो गया है कि प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के बीच कांटे का मुकाबला होगा। लिहाजा कांग्रेस ने अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी प्रदेश में गांधी चौपाल के जरिए लोगों तक अपनी रीति नीति पहुंचाने की तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ये बात भले भांति जानती है कि अगर प्रदेश की सत्ता में वापसी करनी है तो जमीन जमावट को मजबूत करना होगा। लिहाजा ब्लॉक से जिला स्तर तक गांधी चौपाल के जरिए पार्टी अपनी रीति नीति, कांग्रेस की विचारधारा और भाजपा सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि महात्मा गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने हमेशा अंत्योदय के कल्याण का रास्ता दिखाया है और इसी विचार पर कांग्रेस ने दशकों देश के शासन चलाया और एक बार फिर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत करने हम गांधी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार के वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में दी जाने वाली छूट को खत्म किया, करोड़ों लोग होंगे प्रभावित, गहलोत ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वरिष्ठ नागरिक के रेल टिकट में छूट समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए इसे सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा के खिलाफ बताया। गहलोत ने बृहस्पतिवार को ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि वरिष्ठ नागरिक को रेलवे टिकट में दी जाने वाली छूट को समाप्त कर दिया गया है। ये एक गलत फैसला है जिसका दुष्प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये छूट अधिक आयु से उनकी आमदनी कम होने के कारण भी दी जाती थी, जिसे बंद करना सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा
के खिलाफ है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिर अपनी ही सरकार पर बरसे वरुण गांधी, बोले बुजुर्गों को रेल किराए में मिलने वाली छूट बोझ क्यों। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने रेल किराए में वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को खत्म करने के केंद्र सरकार के निर्णय पर शुक्रवार को सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि एक और जहां सांसदों का रेल किराए में रियायत मिल रही है, वहीं बुजुर्गों को दी जाने वाली इस छूट को बोझ के तौर पर क्यों देखा जा रहा है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए ऐसे समय में तकनीकी खामी के चलते बार बार विमानों को आपात स्थिति में उतारे जाने की घटनाओं पर भी चिंता जताई है। अब घरेलू उड़ान सेवाओं के किराए की दरें लगभग दोगुनी हो गई हैं। वरुण ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से कड़े कदम उठाने का आग्रह किया और पूछा कि क्या वो किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि पिछले 2 महीने में 17 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, जो बहुत चिंताजनक हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायत खत्म करने के रेल मंत्रालय के फैसले को वरुण गांधी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अपने ही लोगों को उनके जीवन के इस मोड़ पर अकेला छोड़ देने का फैसला असंवेदनशील है और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में संसद को सूचित किया था कि यात्रियों को रियायतें देने से रेलवे पर भारी बोझ पड़ता है। उन्होंने सभी श्रेणियों में ये सुविधा बहाल करने से इनकार कर दिया था। महिला वरिष्ठ नागरिक को सभी श्रेणी के रेल किराए में 50% की छूट मिलती थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने दी आजम खान को बड़ी राहत, जिला प्रशासन को गौहर यूनिवर्सिटी को छोड़ने के दिए आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान पर लगाई गई जमानत शर्तों से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के आंशिक हिस्से को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। आदेश के इस हिस्से में रामपुर के जिलाधिकारी को जौहर विश्वविद्यालय परिसर से जुड़ी जमीन पर कब्जा लेने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस JB पार्डीवाला की पीठ ने आजम की अन्य जमानत शर्तों को बरकरार रखा और पीठ ने कहा कि ये एक और ऐसा मामला है जिसमें हमने पाया कि हाई कोर्ट ने ऐसे मामले का जिक्र किया है जो आरोपित के विरुद्ध दर्ज अपराध से जुड़े जमानत आवेदन पर विचार से संबंधित नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सूखे से धान की खेती पर बुरा असर, काम नहीं मिलने से मजदूरों का पलायन शुरू। जी दोस्तों, बिहार के कई जिलों में मानसून सीजन सामान्य से कम बारिश होने से सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। धान समेत अन्य खरीफ फसलों की खेती पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। खेतीहर मजदूर को काम मिलना बंद हो गया है और ऐसे में अब मजदूरों का दूसरे राज्यों में पलायन शुरू हो गया है। रोहतास जिले में मजदूर काम की तलाशी में बाहर की ओर रुख कर रहे हैं। जिले के नौहट्टा प्रखंड में सूखे से बुरे हालात हैं और इससे खेती का काम प्रभावित हुआ है। मनरेगा योजना के तहत काम भी लगभग ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में दिहाड़ी मजदूरों के सामने अपने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। प्रखंड के विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में मजदूर काम की तलाशी में दूसरे शहरों की ओर निकल पड़े हैं और रोजाना मजदूर का समूह पलायन कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी पर विवाद, कांग्रेस बोली ये नेहरू गांधी परिवार को बदनाम करने की है कोशिश। जी हाँ दोस्तों, अभिनेत्री कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी अपनी रिलीज से पहले ही विवादों में घिर गई है और इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि फिल्म के जरिए नेहरू गांधी खानदान को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है। और इस फिल्म के हाल में जारी टीजर से पता चलता है कि कंगना रनौत इसमें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मुख्य भूमिका निभा रही हैं। कंगना की इस फिल्म को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। भोपाल से कांग्रेस विधायक पीछी शर्मा ने आरोप लगाया कि कंगना रनौत बीजेपी की अघोषित प्रवक्ता के तौर पर बयान देती आई हैं और अब जिस तरह से उनको लीड रोल दिया गया है, उन्हें लगता है कि इस फिल्म के जरिए नेहरू गांधी परिवार की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा ने शुरू की गठबंधन के नाराज साथियों को मनाने की कोशिश, आजम खान के घर से सामने आई ये तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर से शनिवार को कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसके बाद फिर से राजनीतिक पारा चढ़ गया। दरअसल ये तस्वीरें रामपुर के विधायक और समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता आजम खान के घर से आई है। शनिवार को सपा विधायक के घर महान दल प्रमुख केशव प्रसाद मौर्य नजर आए, जिसके बाद माना जाने लगा कि सपा गठबंधन में नाराज साथियों के साथ बातचीत का दौर फिर से शुरू हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली। कहाँ है बीजेपी MP सनी देओल? 2 साल पहले किया था लोकसभा क्षेत्र में प्रचार, तब से चल रहे हैं लापता। सलमान खान ने मुंबई पुलिस आयुक्त से की मुलाकात, एक्टर को मिला था धमकी भरा पत्र। श्रावणी मेला 2022 सुल्तानगंज में कांवड़ियों का सामान चोरी करने यूपी से आया गिरोह, 2 पकड़ाए तो खुला राज। राहुल गांधी का PM मोदी पर बड़ा हमला, कहा मित्रों के लिए तारे तक तोड़ कर लाएंगे, मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे।
केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, कांग्रेस नेता बोले अंग्रेजों से भी नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे। तिरंगे को लेकर पीएम मोदी के ट्वीट पर कांग्रेस ने साधा निशाना। फिर आमने सामने जेडीयू बीजेपी, सीएम नीतीश के करीबी मंत्री ने संजय जायसवाल पर साधा निशाना। आगे आगे देखते रहिए होता है क्या, अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। डायरेक्टर अविनाश दास को कोर्ट से जमानत, बोले समय आने पर हर मुद्दे पर बोलूंगा। रक्षा मामलों की संसदीय समिति में उठी अग्निपथ पर चर्चा की मांग, मना करने पर 3 सांसदों ने किया वॉकआउट। कंगना से लेकर रश्मिका तक इन सेलेब्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। महंगाई के सवाल पर विपक्ष का हंगामा, चर्चा करने के नाम पर सरकार खामोश। ईडी ने सोनिया गांधी को भेजा समन, 26 जुलाई को पेश होने को कहा। ललित मोदी सुष्मिता सेन को मिल जा रहा लेकिन मोदी जी को नहीं, आम आदमी पार्टी सांसद अजय सिंह का केंद्र सरकार पर तंज। तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला, कहा अनाज, किताब, इलाज और कफन पर जीएसटी, गरीबों के साथ क्रूरता। जीएसटी और महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी, राघव चड्ढा का मोदी सरकार पर हमला। दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी सुर्खियां। अब कुछ खबरों में गहराई से आपको ले जा रहे हैं, डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा मित्रों के लिए तारे तक तोड़ लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि विज्ञापनों का खर्च 911 करोड़, नए हवाई जहाज का खर्च 8400 करोड़, पूंजीपति मित्रों के टैक्स में छूट 1,45,000 करोड़ सालाना, लेकिन सरकार के पास बुजुर्गों को रेल टिकट में छूट देने के लिए 1500 करोड़ रुपए भी नहीं है। मित्रों के लिए तो तारे तक तोड़ लाएंगे मगर जनता को कौड़ी कौड़ी के लिए तरसाएंगे। इससे पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बुजुर्गों को रेल यात्रा में रियायत देने की सुविधा वापस लेने पर सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार पूंजीपति मित्रों पर देश को लुटा रही है और प्रचार प्रसार पर अनावश्यक तरीके से खर्च कर रही है, लेकिन बुजुर्गों के लिए उसके पास पैसा नहीं है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 253 करोड़ की संपत्ति हो गई है जब्त। जी हाँ दोस्तों, बैंकों से धोखाधड़ी कर भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है और एजेंसी ने हांगकांग में नीरव मोदी की 253 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। दोस्तों आपको बता दें कि अब तक कुल 2650 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मैं अपना काम करता रहूंगा, जेल से निकलने के बाद बोले मोहम्मद जुबैर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के एक दिन बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वो पहले की तरह काम करते रहेंगे। जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में 7 और FIR दर्ज की गई है। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए मोहम्मद जुबैर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं अपना काम वैसे ही करता रहूँगा जैसे कि मैं करता था, क्योंकि माननीय अदालत ने मुझ पर काम करने से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। बता दें कि गुरुवार को मोहम्मद जुबैर की रिहाई का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कानून एक निर्धारित सिद्धांत है कि गिरफ्तारी की शक्ति का संयम से पालन किया जाना चाहिए और दोस्तों वर्तमान मामले में उसे निरंतर हिरासत में रखने और विभिन्न न्यायालयों में कार्रवाई के अंतहीन दौर के अधीन रखने का कोई औचित्य नहीं है, ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी में विशेष जांच को भंग कर दिया और यूपी के सभी मामलों को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया और पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध को भी खारिज कर दिया जिसमें मोहम्मद जुबैर को ट्वीट करने से रोके जाने की अनुमति मांगी गई थी। तो दोस्तों यूपी सरकार चाहती थी कि मोहम्मद जुबैर कुछ ट्वीट भी ना कर पाएं, उनको ट्वीट करने से रोकने के लिए अनुमति मांग रही थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, योगी सरकार से इस्तीफा देने वाले राज्य मंत्री दिनेश खटीक के माध्यम से लगाए गए आरोपों को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है और इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली बीजेपी सरकार की पोल खुल गई है। मंत्रियों अधिकारियों के बीच बंदरबाट के लिए खींचतान चल रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के मंत्री
और अधिकारी मिलकर जनता को लूट रहे हैं। सरकारी विभागों में तबादलों और नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर लूट मची हुई है। सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर जुबान पर है और ये सब तो सिर्फ 100 दिन की ही उपलब्धि है। आगे आगे देखते रहिए क्या होता है। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जल शक्ति विभाग सहित अन्य विभागों में भी तबादलों का धंधा बीजेपी में एक बड़ा उद्योग बन गया है। जांच की आंच बड़े बड़े लोगों तक पहुंचने पर बीजेपी सरकार लीपापोती करने में लग गई है। खुद बीजेपी सरकार के एक मंत्री ने तबादलों में वसूली और भ्रष्टाचार को सार्वजनिक रूप से उजागर करते हुए इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सोनिया गांधी को भेजा गया नया समन, 26 जुलाई को ईडी के सामने होना पड़ेगा पेश। जी हाँ दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में शामिल होने के लिए नया समन भेज दिया है। अब उन्हें 25 जुलाई की जगह 26 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के लिए इससे पहले बीते दिन गुरुवार को सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी और ये पूछताछ लगभग 2 से 3 घंटे तक चली थी और जिसके बाद जांच एजेंसी ने उन्हें सोमवार यानी 25 जुलाई को पेश होने के लिए कहा था। अधिकारियों ने कहा था कि सोनिया गांधी हाल ही में कोविड से रिकवर हुई हैं, इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उनसे पूछताछ की गई है और इस दौरान उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी थे। उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए ईडी ने विशेष छूट के रूप में प्रियंका गांधी को पूछताछ कक्ष से दूर ईडी कार्यालय के अंदर अपनी मां के साथ जाने की अनुमति दी थी और इस मामले में राहुल गांधी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई की निंदा की है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया था। सोनिया गांधी से जून के पहले सप्ताह में पूछताछ की जानी थी, लेकिन कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण पूछताछ को 23 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। सोनिया गांधी ने केंद्रीय एजेंसी से 4 सप्ताह का समय मांगा था क्योंकि उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी गई थी। पिछले महीने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ईडी ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और फिर नया समन जारी किया गया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि महंगाई के सवाल पर विपक्ष का हंगामा, चर्चा कराने के नाम पर सरकार खामोश। जी हाँ दोस्तों, एक मशहूर कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, नतीजा ठन ठन गोपाल। बढ़ती महंगाई के दौर में देश के निम्न मध्य वर्ग की हालत कुछ ऐसी ही हो रही है। विपक्ष ने इसको लेकर शुक्रवार को फिर संसद में हंगामा किया, धरना प्रदर्शन किया और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग की। कोरोना महामारी के बाद से बाजार संभलने के लिए वस्तुओं सेवाओं के तेजी से दाम बढ़ रहा है और इसके समानांतर केंद्र सरकार ने भी वस्तुओं और सेवाओं के दाम में जीएसटी को हरी झंडी दे दी है और नतीजतन मार्च 2022 से जुलाई 2022 तक ये 5वां महीना है जब खुदरा महंगाई दर 6% के ऊपर चल रही है और इस समय ये 7.8% के आसपास बताई जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सत्र में महंगाई के मुद्दे पर बवाल जारी है। बीते कई दिनों से सदन में महंगाई का मुद्दा छाया हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महंगाई समेत कई मुद्दे पर जवाब देने से भाग रही है। और दोस्तों आज फिर संसद परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा के सामने महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसदों समेत विपक्षी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बुधवार को भी विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में महंगाई और बढ़ी हुई जीएसटी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। विपक्ष के हंगामे के बाद बुधवार को दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा और संसद परिसर में गूंजता रहा महंगाई डायन का नारा। जी दोस्तों, कांग्रेस समेत विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे को दोनों सदनों के भीतर जोर शोर से उठा रहे हैं और इन दिनों लगभग सभी विपक्षी दलों के सांसद अपनी बात कहते हुए महंगाई डायन खाए जात है के गीत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने बयानों में इसका जिक्र जरूर कर रहे हैं। बुधवार को भी कांग्रेस सांसदों ने महंगाई डायन भाजपा लाई के नारे लगाए। दोस्तों बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन संसद भवन में लगी गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के नेतृत्व में अन्य विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नई बीजेपी ऑफिस की दीवार गिरी, कांग्रेस ने बताया भ्रष्टाचार, पार्टी के मुताबिक यह है सामान्य बात। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार ने बीजेपी के ऑफिस को भी नहीं छोड़ा। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी रोड स्थित हाउसिंग बोर्ड चौकी के पास करोड़ों रुपए की लागत से बने भाजपा कार्यालय की बाउंड्री वॉल शहर में हुई तेज बारिश के बाद एक साइड से टूटकर गिर गई और करीब 2 महीने पहले भाजपा कार्यालय का जोर शोर से उद्घाटन किया गया था। राजस्थान के धौलपुर के बाड़ी रोड पर 2 महीने पहले ही बीजेपी ऑफिस का पूरे तामझाम के साथ निर्माण हुआ, लेकिन
पहली ही बारिश में भवन निर्माण की गुणवत्ता की पोल खुल गई और भवन की बाउंड्री वॉल एक साइड से गिर गई। मामले को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। नवनिर्मित भाजपा कार्यालय की बाउंड्री वॉल गिरने के बाद कांग्रेस पदाधिकारियों ने भवन निर्माण में लगाई गई लागत को भ्रष्टाचार का नाम दे दिया है। हालांकि भाजपा के जिला महामंत्री सत्येंद्र पराशर ने चुप्पी तोड़ते हुए बाउंड्री वॉल का गिरना सामान्य बात बताया। जिला महामंत्री ने कहा कि जिस जगह पर भाजपा का कार्यालय बनाया गया है वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है और ऐसे में वहां पर वन विभाग की भी जमीन होने के कारण नाला निर्माण नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।